नमस्कार दोस्तों, आरएस मेंस के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं हम उनको विस्तार से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, विस्तार से उन पर चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत कर चुके हैं और उसका पहला फंक्शन था प्लानिंग या योजना बनाना। उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आपने पर्पस डिसाइड किया है, कोई भी आप प्रोडक्ट पैदा करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आपने एक प्लान बनाया, उसके बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत है एक उपकरण की, जिसके माध्यम से वो उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे या सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे। तो उस टूल को बनाने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। बिना टूल के, बिना इंस्ट्रूमेंट के कोई कितना भी बड़ा प्लान बना लिया जाए, वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया जाए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। आप कोई भी एम डिसाइड कर लीजिए, लेकिन उस एम को पाने के लिए आपको एक संगठन की जरूरत पड़ती है और उस संगठन के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ गियरिंग अप, कि आपने प्लान बना लिया, अब उसके लिए गियरिंग अप करना है, यानी अब कमर कस लेनी है टू इंप्लीमेंट डिसीजंस। जो आपने प्लानिंग की प्रोसेस में जो डिसीजंस लिए उनका अब क्रियान्वयन करने का वक्त आ गया है और उसके लिए हमें जरूरत है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना का निर्माण करना, ताकि जो काम डिसाइड किया है वो पूरा हो जाए। उसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिलिमिनेटिंग टास्क, यानी इस पर्पज को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, उनका पता करना, उनको एनालाइज करना। और एस्टैब्लिशिंग फ्रेमवर्क ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सत्ता किसको प्रदान की जाएगी, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस प्रकार का फ्रेमवर्क बनाना है ऑर्गेनाइजिंग, ताकि हम उस काम को परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजिंग का यह मतलब भी है एनालिसिस ऑफ वर्कलोड, कि इस पर्पज को पाने के लिए कितना वर्क करना है, टोटल वर्क कितना होगा, और उसका फिर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है एम्प्लॉइज के बीच में, जो उस संगठन के सदस्य हैं उनके बीच में, उनकी स्किल्स, एबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनमें टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों, आप चर्चा सुनने के बाद इस चर्चा को एक फॉर्मल स्वरूप में अपनी जब नोटबुक में लिख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। केवल सुनने से आज तक संभव ही नहीं हुआ कि हम किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझ सकें, इसलिए जरूरी है सेल्फ स्टडी। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कि संगठन का चार्ट कैसा होगा। मतलब यहां ये व्यक्ति रहेगा जो लीड करेगा, उसके बाद ये व्यक्ति हैं जो इसको असिस्ट करेंगे, फिर ये लोग हैं जो इंप्लीमेंट करेंगे या फील्ड में जाके काम करेंगे, ये कुछ सुपरवाइजर होंगे। इस प्रकार एक चार्ट बनाना ही है ऑर्गेनाइजिंग। एंड ड्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स, और जो संगठन के जो टूल हैं, जो उपकरण हैं, जो संगठन को ऑपरेशनल करने के लिए जरूरी है, उनकी ड्राफ्टिंग भी आती है ऑर्गेनाइजिंग में। ये टूल्स क्या क्या हैं? रूल्स हैं, किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जिनको अवॉइड करना है, प्रोसीजर्स को डिसाइड करना, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। प्रिंसिपल्स जैसे हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क, जो आपने पढ़े थे ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हीं को इस फ्रेमवर्क, इस चार्ट निर्माण के दौरान यूज करना है ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन।
और एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, यहां विभाजन भी किया जाता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग काम का, हर एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे काम करने के लिए अथॉरिटी प्रदान की जाती है, लेकिन साथ साथ उस संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं उनको इंटीग्रेट भी करना है। इसके लिए रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। हायरार्की एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से यह रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस माना जाता है, ये एक प्रक्रिया है। इसके पहले स्टेप की बात करें तो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या काम करना है, रिसोर्सेज कितने हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी है, किनको, जो संगठन के सदस्य बने हैं, जो एक चार्ट डिसाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, वो किन किन रिसोर्सेज या संसाधनों का इस्तेमाल करेगा और कौन कौन सा ग्रुप है कौन कौन से टास्क करेगा, ताकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। इसका दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को एक टास्क में ग्रुपिंग करना, यह भी है ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा स्टेप। अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एज पर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स। आपने एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर दी, डिसाइड कर दिया कि ये टास्क या ये एक्टिविटीज करनी होंगी पर्पज को पाने के लिए, तो फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनके बीच में उनकी क्षमता और योग्यता और कुशलता के अनुरूप कर्तव्यों या दायित्वों को सौंपना है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का चौथा स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जो सारे सदस्य हैं वो एक सिनर्जी में काम करें, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट में काम करें, इसके लिए जरूरी है उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित हो। इस अंतर संबंध को स्थापित करने के कई उपकरण हैं, जैसे सत्ता एक उपकरण है, दायित्व या उत्तरदायित्व एक उपकरण है, पद सोपान एक उपकरण है, किसका, आपसी रिलेशनशिप स्थापित करने का। दोस्तों, जो संगठनात्मक संरचना है जिसके आधार पर संगठनों का निर्माण किया जाता है, बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक फंक्शनल, एक डिविजनल। फंक्शनल का मतलब है स्पेशलाइज्ड टास्क के आधार पर संगठनों का निर्माण करना। डिविजनल का मतलब है एक जो पूरा काम है उसकी विविध एक्टिविटीज हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन करेगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक पर्पज को पूर्ण करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज या जितने भी टास्क हैं उन टास्क को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना ताकि स्पेशलाइजेशन बढ़े। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन पर बल दिया जाता है, जबकि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड पर फोकस करता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल, जहां ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से फिक्स होती है, प्रोसीजर्स फिक्स होते हैं, क्या एक्टिविटी करनी है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ कोडिफाइड होता है, उनको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी की रुचि, अभिरुचि, खान पान, रहन सहन, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक जो पहलू हैं उनके आधार पर जो समूह का निर्माण होता है उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग जो एक्टिविटीज है उसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, इससे संगठन में एफिशिएंसी आती है और जो आपने पर्पस डिसाइड किया है, एम अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो एफिशिएंट वे में आप उसको प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी के माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनता है उससे समन्वय बढ़ता है, इससे कार्यों में डुप्लीकेशन नहीं रहता, इससे संवाद की जो संरचना है वो स्थापित होती है ताकि संगठन एक सिनर्जी में काम करे। और इस सिनर्जी में और हार्मोनियस वे में जब संगठन काम करता है तो उससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है, जो अंततः आपका पर्पज है, उस संगठन का गोल है, उस संगठन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आसानी से हासिल हो जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।